हाँ जी बच्चे, देखिए हमने शुरू करना है रेशियो एनालिसिस। अब जब हमने बच्चे बुक शुरू की थी ना, तो हमने एक टर्म पढ़ी थी इस चैप्टर के शुरुआत में। एक हमने टर्म पढ़ी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। मैंने आपको बच्चे 4 नाम बताए थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था जी? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी बच्चे एक बैलेंस शीट। फिर हमने पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड हमने पढ़ी थी कि जी नोट्स टू अकाउंट्स। फोर्थ हमने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे जी, क्या पढ़ा था हमने? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मुझे बात क्या याद रखनी है, ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अभी हम पढ़ रहे हैं रेशो एनालिसिस। तो रेशो एनालिसिस हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये बात याद रखनी है। मैंने आपको बताया था पहले एमसीक्यू तो हमें यही पूछ लेगा जी, पूछ सकता है कि कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं है। उसमें इन चारों के अलावा कोई भी आपको एक और नाम दे देगा। तो जो रेशो एनालिसिस है ना, ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने की एक टेक्निक है बच्चे। ठीक है जी, क्या है ये हमारी टेक्निक? टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की एक टेक्निक है। वो कौन सी टेक्निक है? रेशो एनालिसिस। तो हमें ये बात याद रखनी है, हमसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, उसको एनालाइज करने की हमारा एक टूल या हमारी एक टेक्निक है। ठीक है बच्चे। अब रेशो एनालिसिस होता क्या है? ये अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है बेसिकली हमारा दो वेरिएबल्स के अकाउंटिंग के बीच में। मैं ये वाली जो सारी थ्योरी है बच्चे, आपको ना बुक से ही मार्क करा देता हूँ, थोड़ा सा काम हमारा जल्दी हो जाएगा। बुक खोल लेंगे, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से रीड करनी ज़रूरी हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में सब कुछ भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देखिए, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, आप अपनी अपनी बुक्स में मार्क कर लेंगे। रेशो एनालिसिस अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अंडरलाइन करेंगे वर्ड बच्चे, टेक्निक। ये टेक्निक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नहीं है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल, आप इसे टूल या टेक्निक बोल सकते हैं, टू इंटरप्रेट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कोई भी दो वेरिएबल्स को उनकी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए ये हमारे पास एक टूल हो गया बच्चे। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है? फिर हम इसकी एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। The term accounting ratio is used to describe significant relationship which exists between figures shown in balance sheet, in statement of profit and loss, in a budgetary control system or in any part of accounting organization. समझ में आ गया बच्चे? फिर जो रेशो को एक्सप्रेस किया जाता है ना, वो 4 तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है बच्चे, बात याद रखेंगे। प्योर रेशो, प्योर रेशो ये इस तरह से एक्सप्रेशन में आएगी जैसे हम पढ़ते हैं, पार्टनरशिप में भी पढ़ते थे, 2:1, 1:1। या फिर ये बच्चे हमारे पास होगी परसेंटेज की फॉर्म में, या होगी टाइम्स की फॉर्म में, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है। अगर हमसे एमसीक्यू में पूछा गया जी रेशो के एक्सप्रेस करने के कौन से तरीके हैं, ये 4 हैं, इसके अलावा कोई वो दे देगा तो वो आपका ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन बन गया। प्योर रेशो, परसेंटेज, टाइम्स एंड फ्रैक्शन। ठीक है, फिर आगे आते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस से हमारा क्या फ़ायदा है, हम क्यों रेशो को बना रहे हैं, रेशो को क्यों यूज़ करते हैं। अभी मैंने एक स्कूल का पेपर देख रहा था, उनके स्कूल में था जी कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है रेशो का। आपको उसमें से 3 यहाँ पे मिल जाएंगे, चौथा कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ उठा के दे देगा। देखिए, टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्या ऑब्जेक्टिव हो गया इसका? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिंपल फॉर्म में मेरे पास मिल जाती है। टू डिटरमाइन लिक्विडिटी, to determine liquidity, short term solvency and long term solvency of the business। रेशो से मुझे क्या पता चल रहा है बच्चे? देखिए जी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पता चल रही है और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पता चल रही है। हम इनको डिटेल में जब मैं फॉर्मूले समझाऊंगा तो डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब है ये बिजनेस की बच्चे मुझे बताती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बिजनेस शॉर्ट टर्म में कितना सॉल्वेंट है, शॉर्ट टर्म में लाइबिलिटीज़ को पे कर पाने में बिजनेस हमारा कितना कैपेबल है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब है बिजनेस अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को पे कर पाने में कितना कैपेबल है।
then to assess the operating efficiency of the business, to analyze profitability of the business, to help in comparative analysis, इंटर फर्म और इंट्रा फर्म। देखिए ये दोनों तरह के एनालिसिस में हमारी हेल्प करेगा। इंट्रा फर्म क्या होता है बच्चे, कोई बताएगा? इंट्रा फर्म का मतलब हो गया विद इन द सेम फर्म, मैं अपने ही बिजनेस का अपने बिजनेस से कंपैरिजन कर रहा हूँ। लेट्स से मैं लास्ट ईयर के रिजल्ट का करंट ईयर के रिजल्ट से कंपैरिजन कर रहा हूँ। इंटर फर्म का मतलब हो गया मैं मेरे बिजनेस का मेरे कॉम्पिटिटर के बिजनेस से एनालिस कर रहा हूँ, कंपैरेटिव एनालाइज कर रहा हूँ। सभी को बात समझ में आती है? ठीक है बच्चे, ये अपनी अपनी बुक्स में मार्क करते जाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ रेशो आप रीड कर लेंगे। फिर आ जाते हैं जी लिमिटेशंस ऑफ रेशो एनालिसिस। अभी एक स्कूल के पेपर में ये भी पूछा गया था जी, उसमें 4 पॉइंट दे रखे थे, एक बिल्कुल डिफरेंट था कि कौन सी इसमें रेशो एनालिसिस की लिमिटेशन नहीं है, या 3 बिल्कुल डिफरेंट थे, एक लिमिटेशन थी। आपसे पूछ लेगा जी रेशो एनालिसिस की इसमें कौन सी लिमिटेशन है। देखिए बच्चे, पहला फॉल्स रिजल्ट। फॉल्स रिजल्ट का मतलब क्या हो गया, हमने 11th क्लास में इसको बहुत डिटेल में कुछ पढ़ा हुआ है कि कई बार जो हमारी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन होती है ना बच्चे, वो एक्यूरेट नहीं होती। जब वही एक्यूरेट नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक्यूरेट नहीं बनेगी, तो रेशो भी ऑब्वियस सी बात है हमारी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगी। क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर नॉट कंसीडर्ड, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अकाउंटिंग की लिमिटेशन भी होती है कि हम सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा लिखते हैं, क्वालिटेटिव डाटा से हमें मतलब नहीं है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशो, कोई सिंगल रेशो नहीं है बच्चे हमारे पास यहाँ पे कि जिससे हम पूरे बिजनेस को समझ पाएँ, बहुत सारी रेशोज़ हैं। ठीक है, मे नॉट बी कंपेरेबल, इसका क्या मतलब है? देखिए हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं, SLM मेथड होता है और WDV मेथड होता है। अगर मेरे बिजनेस में ये वाला मेथड फॉलो होता है, मेरा नेबर जो है वो ये वाला मेथड फॉलो करता है, तो मैं उसके बिज़नेस को अपने बिज़नेस के कोई भी एनालाइज करूँगा, प्रॉफिट को कंपेयर करूँगा, तो वो ढंग से होगा ही नहीं, बिकॉज हमारी एसेट्स ही डिफ़र करती रहेंगी। प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसीडर्ड। बच्चे प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब है, हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि रुपये की वैल्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन, डॉलर की वैल्यू पढ़ते हैं ना हम, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। तो इसमें जो प्राइस लेवल चेंजेस होता है या इन्फ्लेशन की वजह से जो रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता। विंडो ड्रेसिंग, बच्चे विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैन्युपुलेशन। ये मैं सारा थ्योरी वाला काम बच्चे मेन मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इसको घर में अच्छे से रीड कर लेंगे। मैं मेन मेन पॉइंट्स आपको समझाए जा रहा हूँ बस, ठीक है। मैं फॉर्मूले जो हैं हमारे वो आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ अभी। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन, हेरा फेरी करना, अकाउंट्स में पॉसिबल होती है ये। पर्सनल बायस, पर्सनल बायस का मतलब होता है पर्सनल जजमेंट। हमारा माइंड ऑलरेडी सेट है कि ये वाला बिज़नेस ख़राब है, ये वाला बिज़नेस अच्छा है। क्लास में होता था ना, हम जब स्कूल जाते हैं तो देखते हैं टीचर का ऑलरेडी माइंड सेट होता है कि कोई शरारत हो रही है क्लास में, तो एक XYZ बच्चा है वो शरारती है, तो कुछ भी क्लास का कुछ भी सामान ख़राब हो रहा है, टूट फूट हो रही है, कुछ भी मिसबिहेव हो रहा है, तो टीचर का माइंड स्ट्रिक्टली करते मतलब इमीडिएटली स्ट्राइक करता है, और वही बच्चा होगा चाहे वो हो या ना हो। तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल बायस। तो अकाउंटिंग में पर्सनल बायस का भी स्कोप होता है। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं बच्चे आगे हम टाइप्स ऑफ रेशो पे। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ से हमारा मेन प्रैक्टिकल काम बच्चे शुरू हो जाएगा। देखिए 4 टाइप्स की रेशो होती हैं बच्चे। जो हमने पहले बात की थी वो की थी एक्सप्रेशन ऑफ रेशो की, रेशो को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। रेशो एक्सप्रेस हमने पढ़ी थी जी, प्योर रेशो हो गई हमारी, या फिर परसेंटेज की फॉर्म में, टाइम्स की फॉर्म में, या फ्रैक्शन की फॉर्म में। बट रेशो 4 कैटेगरी में हमारी डिवाइडेड होती हैं। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब है ये बिज़नेस की लिक्विडिटी बता रही हैं कि बिज़नेस अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर पाने में कैपेबल है या नहीं है। इसके अंदर बच्चे हम शॉर्ट टर्म की बात भी करेंगे, लॉन्ग टर्म की बात भी करेंगे। जो सिर्फ लिक्विडिटी रेशोज़ हैं वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रही हैं। सॉल्वेंसी रेशो का मतलब हो गया बच्चे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ये सब हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चे, एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ से आपसे किसे MCQ उठा के पूछ लेगा। सॉल्वेंसी रेशो रिप्रेजेंट करती हैं, किसको बात करती हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की, कि बिज़नेस लॉन्ग टर्म में अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर पाने में कितना कैपेबल है या नहीं है। लिक्विडिटी रेशोज़ बात करेंगी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की, बिज़नेस शॉर्ट टर्म में अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे कर पाने में कैपेबल है या नहीं है। एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो, ठीक है जी, ये टर्नओवर की बात करेंगी, जहाँ पे भी टर्नओवर की बात आएगी कि स्टॉक कितना टर्नओवर हो रहा है सेल्स में, डेटर से हमें कितनी जल्दी पैसा मिल रहा है, मतलब वो जो टर्नओवर है वो हमारी कितनी है।
प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ बच्चे, एज द नेम सजेस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशोज़ हैं हमारी, ये बात करेंगी प्रॉफिट के रिगार्डिंग, खर्चे के रिगार्डिंग, कि खर्चा, देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी रेशो हमारी खर्चा बताएगी वो कम होना अच्छा है, और जो भी रेशो प्रॉफिट की बात करेगी वो ज़्यादा होना अच्छा है। तो प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा वो इतना अच्छा है, और एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जितना कम होगा वो उतना अच्छा है। ठीक है बच्चे जी, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने सारी थ्योरी लिख के बताने की जगह आपको बुक में बता दी, तो हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो गया। आप इसको मार्क कर लेंगे बच्चे सभी लोग, और लर्न करेंगे, रीड करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चे लिक्विडिटी रेशोज़ की। लिक्विडिटी रेशो, अब इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं जी। लिक्विडिटी रेशो बात करती है बच्चे हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं उनकी बात करती है। मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। मैं स्कूलों में देख रहा हूँ जिस टाइप के सभी स्कूलों में एमसीक्यूज़ पूछे जा रहे हैं, बोर्ड के पेपर में जिस तरह की जो भी सीबीएसई का पेपर था उसमें सारी चीज़ें पूछी जाती हैं बच्चे। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन यानी कि हमारा बिजनेस शॉर्ट टर्म में अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर पाने में कितना कैपेबल है या नहीं है। तो इसके अंदर बच्चे हमारे पास दो रेशो होती हैं, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। ठीक है, यहाँ से भी हमसे कुछ भी एमसीक्यू पूछ सकता है। लिक्विडिटी रेशो क्या बताती है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बताती है कि हमारा बिजनेस इन शॉर्ट रन अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करवाने में कितना कैपेबल है या नहीं है। दो रेशोज़ हो गई बच्चे इसके अंदर, करंट रेशो और हमारी लिक्विड रेशो। ठीक है, वन बाय वन बात करते हैं। अब हम बात करेंगे पहले करंट रेशो की। देखिए, फॉर्मूला लर्न करना तो आसान है, हमें मीनिंग समझना है। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है बच्चे हमारे पास करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज़ को कहाँ से पे करेंगे? करंट एसेट से पे करेंगे। ठीक है, अब मैंने किसी से उधार लिया, उस उधार को चुकाने के लिए मैं अपनी मशीन थोड़ी ना बेचूंगा। जो बिज़नेस में मेरी रोटेटिंग पैसा चल रहा है, जो मेरी करंट एसेट्स हैं, ठीक है, वो उसी से तो उस लायबिलिटी को चुकाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो करंट रेशो का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। इसका क्या मतलब है कि बिजनेस के पास कितनी करंट एसेट्स हैं अपनी करंट लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए। तो ये किसका रिलेशन बता रहा है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का रिलेशन बता रहा है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहा है। हमें पता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दोनों शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं ना। शॉर्ट टर्म मतलब बच्चे क्या पढ़ा था हमने? विच आर जनरली पेएबल विद इन 1 ईयर, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो रेशो है ना, ये एक पर्टिकुलर, अगली इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो रेशो एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर डेट पे निकाली जाती है। ये रेशो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं होती, ये बात भी मुझे याद रखनी है। पर्टिकुलर डेट पे हम इसकी बात करते हैं, इस डेट को जी मेरी करंट रेशो ये थी, पर्टिकुलर किसी पीरियड के लिए नहीं होती। ठीक है, फिर अगली चीज़ मुझे क्या समझनी है? इस रेशो में की आइडियल रेशो 2:1 होती है। इस रेशो की आइडियल रेशो क्या होती है बच्चे? 2:1। 2:1 का क्या मतलब है? करंट एसेट्स आर ट्वाइस देन इट्स करंट लायबिलिटीज़। मतलब अगर मेरी रेशो है 2:1, तो दैट मीन्स मेरे बिजनेस की करंट एसेट्स ट्वाइस हैं करंट लायबिलिटीज से। हर एक रुपए की लायबिलिटी को हर एक रुपए की लायबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास 2 रुपए की करंट एसेट्स अवेलेबल है। समझ में आ रही है बच्चे बात सभी को? हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए हमारे बिजनेस के पास 2 रुपए की करंट एसेट्स हैं। क्लियर है जी? अब अगली बात, अब हम समझते हैं जी हमारे पास करंट एसेट्स और करंट, अच्छा उससे पहले एक और चीज़ मैं बताता हूँ। सपोज अब हमसे एमसीक्यू में पूछा गया, ये मेरी आइडियल रेशो है। आइडियल रेशो का अच्छा ये मतलब नहीं है कि मैं जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर यही आना चाहिए।
ये एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि ये रेशो अगर ये होती है तो बेस्ट मानी जाती है। अब जी 2:1 बेस्ट होती है, यानी कि मेरी करंट एसेट्स 2 रुपये हैं, करंट लाइबिलिटीज़ 1 रुपये है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, देखिए आपको एग्ज़ाम में, एमसीक्यू में, वाइवा में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जब आपका बोर्ड का वाइवा होता है। एक बिज़नेस की करंट रेशो 5:1 है, ठीक है जी। दैट मीन्स करंट एसेट्स आर 5 टाइम्स मोर देन करंट लाइबिलिटीज़। तो क्या ये अच्छी सिचुएशन है बच्चे, या ख़राब सिचुएशन है, या क्या आंसर होगा आपका, बताएंगे, जल्दी बताएंगे। एनीवन चैट बॉक्स की यूज़ कर सकते हैं या अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है अच्छी है, कोई कह रहा है ख़राब है। ठीक है जी, अच्छी अच्छी अच्छी। एक बच्चे ने बोला जी ख़राब है, बाकी सारे लोग कह रहे हैं गुड है। तो जो बच्चा कह रहा है ख़राब है, पहले हम उससे बात करते हैं। तो वाई दिस 5:1 इज़ नॉट अ आइडियल सिचुएशन, कोई बताएगा जी। जो बच्चा कह रहा है कि ये रेशो ख़राब है, 5:1 होना इट्स नॉट अ गुड साइन, वाई इट्स नॉट अ गुड साइन। देखिए जी, मैं बताता हूँ, ये इट्स नॉट अ गुड साइन, ये रेशो यहाँ पे ये टाइम होना, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। वाइवा के लिए याद रखेंगे, वाई नॉट अ आइडियल पोजीशन, जबकि मेरी एसेट्स तो भैया बहुत ज़्यादा है। अब आप समझेंगे, यानी कि मेरी जो एसेट्स हैं वो आइडियल पड़ी हुई हैं। आइडियल पड़ी हुई है मतलब वो बहुत ज़्यादा है, एसेट्स को मैंने ढंग से मैं यूटिलाइज़ नहीं कर रहा, समझेंगे बच्चे। अब मैं करंट एसेट्स की अगर बात करूँ, अभी मैं आपको बताऊँगा। करंट एसेट्स में डेटर आता है, ठीक है, स्टॉक आता है, कैश आता है। अब अगर मेरे डेटर ज़्यादा हैं, एक एक करके बात करते हैं, देखो बहुत ध्यान से समझेंगे। फॉर्मूले तो आप लर्न करके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट ये स्कूल ये थ्योरी है ना, ये आपको जल्दी से कोई नहीं समझाएगा। ये पॉइंट हमें समझने हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। डेटर अगर बहुत ज़्यादा होंगे मेरे, तभी तो रेशो ज़्यादा होगी। अब डेटर ज़्यादा होने का क्या मतलब है बच्चे, मैंने सामान उधार बेच रखा है, पैसे आ नहीं रहे, तो वो बैड डेट में टर्न आउट हो सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। ये 3 एग्जाम्पल मैंने देखो 3 एसेट्स के लिख लिए, आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं, बार बार बता रहा हूँ। जो स्कूल बोर्ड का वाइवा, स्कूल का वाइवा, या फिर जो हमारी एमसीक्यू बोर्ड एग्जामिनेशन होनी है, कहीं पे भी डेटर बहुत ज़्यादा होंगे तो अननेसेसरी मेरा पैसा ब्लॉक पड़ा हुआ है जी, उसमें पैसा ही रिकवर नहीं हो रहा, तो बैड डेट की पॉसिबिलिटी है। स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, स्टॉक बिक तो रहा नहीं है, मैंने खरीद खरीद के मैं रखे जा रहा हूँ, रखे जा रहा हूँ, लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर भी मैं सामान खरीदे जा रहा हूँ, सामान बिक नहीं रहा। कैश अननेसेसरी बहुत ज़्यादा है, अगर मैं उस कैश को रॉ मटेरियल में डालूँ, फिक्स एसेट्स में डालूँ, फिक्स एसेट्स में डाल के उससे मैं एसेट मशीनरी खरीदूँ, तो मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, हम ज़्यादा कुछ काम कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। तो करंट रेशो बहुत ज़्यादा होना भी खराब है, वो आइडियल सिचुएशन नहीं है। उसका मतलब है कि हमारी जो एसेट्स हैं वो आइडियल पड़ी हुई हैं, वेस्ट पड़ी हुई हैं, उनका ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। क्लियर। अच्छा जी, अगली सिचुएशन, मेरी करंट रेशो 1:1 है, तो भी ख़राब है। क्यों ख़राब है, हमारे पास करंट एसेट ज़्यादा ही नहीं है करंट लाइबिलिटीज़ को चुकाने के लिए। तो जब हम उधार किसी के पास सामान मांगने जाएंगे, बोलेंगे जी हमें गुड्स क्रेडिट पर परचेज़ करने हैं, तो वो हमारे बिज़नेस को चेक करेगा ना, ऐसे ही कोई उधार थोड़ा ना दे देगा, वो हमारे फाइनेंशियल चेक करेगा। जब वो फाइनेंशियल चेक करेगा तो बोलेगा जी आपकी तो करंट एसेट सफिशिएंट ही नहीं है, आपके पास तो पैसा ही पूरा नहीं है कि आप अपनी फ्यूचर में कुछ भी 19-20 होता है तो आप अपनी लाइबिलिटीज़ को ईजिली पे कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, तो हमारी ये आइडियल रेशो हो गई, इससे बहुत ज़्यादा भी ख़राब है और कम होना भी ख़राब है। 3:1, 4:1 मतलब आपसे पूछी जाए तो ओके है, बट इससे कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा जो भी हो रही है वो हमारी बच्चे ख़राब रेशो हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब वैसे तो आप सभी को पता होंगे हमारे करंट एसेट्स के कौन से एग्जाम्पल होते हैं, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ जी। अगर एसेट ज़्यादा हैं तो बच्चे वो आइडियल पड़े हुए हैं ना, स्टॉक में पैसा अननेसेसरी वेस्ट है हमारे पास, डेटर ज़्यादा हैं, तो बैड डेब्ट्स होने की पॉसिबिलिटी, हम पैसा रिकवर ही नहीं कर पा रहे उनसे। ठीक है। अब देखो, अगर हमने बैलेंस शीट वाला चैप्टर याद करो, बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, मैंने आपको लर्न कराया था, तो करंट एसेट्स कौन कौन से हैं वो ये रहे बच्चे, देखिए ये करंट एसेट्स हमने पढ़ लिए थे, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको एक बारी बता देता हूँ, मैं आपको इसकी सब जो ये लिख रहा हूँ ना, ये मेरे पास मेरे वाली जो नोट्स वाली बुक है, सब ऑलरेडी उसमें तैयार है, प्रिंटेड है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। तो सभी स्टूडेंट्स पॉजिटिवली
ये सारा काम अपने रजिस्टर्स में नोट कर लेंगे बच्चे, चाहे PDF से, ये हैंड रिटन वाली से, या जो मैं कंप्यूटराइज भेजूंगा उससे, बट नोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। करंट एसेट्स के एग्जांपल देखो जी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंस, पढ़ा हुआ है ना बच्चे हमने सभी ने, ये हमारी एसेट्स होती हैं। और एक्रूड इनकम, और बताएंगे जी कौन कौन सी हमारी करंट एसेट्स होती हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में याद करो हमने शॉर्ट टर्म लोन, यस, शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस। हमने बच्चों याद करो अभी पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल में कौन सी दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। आपको अगर ट्रेड रिसीवेबल वर्ड नहीं मिलेगा क्वेश्चन में तो वहाँ पे वर्ड क्या लिखा होगा, डेटर। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या वर्ड मिल जाएगा, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चे। ये हमारी सारी क्या हो जाएंगी, करंट एसेट्स। ठीक है। अब मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, जब इन्वेंट्री है तो हमने जब अभी इन्वेंट्री पढ़ा था बैलेंस शीट में, तो हमने देखा था जी इन्वेंट्री का जो हेड था उसके अंदर दो चीज़ें थी मेरे पास। मतलब इन्वेंट्रीज़ के अंदर देखो रॉ मटेरियल भी था, अगर मैं लिखूं रॉ मटेरियल भी था, वर्क इन प्रोग्रेस भी था, फिनिश गुड्स भी था यानी कि सामान, कच्चा माल, सेमी फिनिश, फिनिश गुड्स, और लूज टूल्स भी था, और एक और चीज़ थी स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो मुझे क्या बात याद रखनी है, जब मैं करंट रेशो कैलकुलेट करूँगा और अगर मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दिया हुआ है, स्पेसिफिकली बताया गया है कि जी इन्वेंट्रीज के अंदर लूज टूल्स भी है और स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी है, तो मुझे वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशो लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर को इग्नोर कर देना है, हटा देना है, इनको करंट एसेट्स में यूज़ नहीं करना जब मैं करंट रेशो कैलकुलेट करूँगा। तो ऐसा क्यों, उसका रीज़न भी समझा देते हैं बच्चे। हमने बोला करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, मीनिंग मैं अपनी कितनी मेरे पास करंट एसेट्स हैं करंट लायबिलिटीज़ को पे कर पाने के लिए। तो लूज टूल्स का मतलब होता है बच्चे छोटा मोटा औजार, ग्रीस, जो मशीनों में फैक्ट्री में जब हम काम करते हैं तो जो मशीनों को चलाने के लिए छोटे मोटे औजार हमें बार बार रिक्वायरमेंट होती रहती है, वो हमारे इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं, ग्रीस, ऑयल, इस तरह की चीज़ें। तो क्या मैं अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए ये लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ग्रीस, औजार ये बेच के लाएंगे क्या हम पैसे, नहीं। तो हमें क्या बात समझनी है, इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स और अगर स्टोर्स एंड स्पेयर है तो इसको हम क्या कर देते हैं बच्चे, इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं। क्लियर है सभी को बात, करंट रेशो निकालते टाइम। सिमिलरली इसी तरीके से डेटर्स, सिमिलरली इसी तरीके से डेटर्स, और जब हम बिल्स रिसीवेबल की बात करेंगे तो इनके साथ अगर वर्ड लिखा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो इसको भी हम डेटर में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन्वेंट्री में से ये दोनों चीज़ें हटा देंगे, डेटर और बिल्स रिसीवेबल में से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हटा देंगे, बिकॉज डेटर मेरी करंट एसेट्स है। अब इसका मतलब क्या है बच्चे, हम क्या बोलते हैं, मुझे पैसे नहीं मिलने वाले। तो जब पैसे ही नहीं मिलने वाले तो मैं करंट एसेट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जी मुझे कितने पैसा मेरे पास है करंट एसेट्स में जिससे मैं लायबिलिटी चुका पाऊँगा। तो जब ये है ही नहीं मेरे पास, मुझे मिलना ही नहीं है, तो दैट्स वाई इसको हटा देंगे। सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई बच्चे। करंट एसेट्स में जब करंट रेशो निकालते टाइम करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, डेटर, बिल्स रिसीवेबल आता है, बट इन्वेंट्री में से लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर को हटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है अगर वो इसके अंदर इंक्लूड है तो, और डेटर और बिल्स रिसीवेबल में से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, इग्नोर नहीं करना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर क्वेश्चन के अंदर डेटर है, सपोज डेटर 10,000 का है, प्रोविज़न 1,000 का है, तो आप डेटर की फिगर कितनी यूज़ करोगे, 9,000। इसी तरीके से आपको इन्वेंट्री बोला गया है जी 10,000 है
और ब्रैकेट में लिख देता है इंक्लूडिंग लूज टूल्स। इसमें लूज टूल्स इंक्लूड है जी 1000 के। तो आप इन्वेंट्री की कितनी फिगर यूज़ करने वाले हैं बच्चे? 9000। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है? फिर हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। करंट लायबिलिटीज़ के एग्जांपल अगेन बच्चे हमने बैलेंस शीट से पढ़े हैं, बट मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा याद दिलाऊं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ में बच्चे एक तो होता है शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है। ट्रेड वहाँ पे रिसीवेबल था, यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में कौन सी चीज़ें आ गई? बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख लिया हमने, ठीक है जी। और हमारे पास जो यहाँ पे हमें वर्ड मिलेंगे अनक्लेम्ड डिविडेंड, और एक इम्पॉर्टेंट वर्ड बताता हूँ जो हमें मिलेगा, जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं, करंट मैच्योरिटीज़, करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये अक्सर आपसे वाइवा में प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। बाकी चीज़ें तो सबको याद हो जाती हैं, इसका कॉन्सेप्ट बच्चों का गड़बड़ होता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड स्कूल में टीचर्स क्योंकि फोकस ही नहीं करते, इतना डिटेल में बताते ही नहीं है और गड़बड़ हो जाता है। करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, बच्चे इसका क्या मतलब है मुझे बताएंगे? डिबेंचर मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है? डिबेंचर मेरी लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे, ये डिबेंचर्स हैं मेरे पास जो कि मुझे पता है जी नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं, और हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो रही है जी 31 मार्च 2021 को। अब जो मेरे पास डिबेंचर्स हैं, जो मेरे पास डिबेंचर्स हैं उनकी सपोज़ रिडम्पशन की डेट है जी 31 मई 2021। मैं बैलेंस शीट इस डेट को प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरे पास जो डिबेंचर्स हैं उनकी यहाँ पे मैंने रिडम्पशन करनी है। बच्चे रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना, पैसा वापस करना। डिबेंचर आप सभी को पता है लोन होता है, लोन होता है, लायबिलिटी होता है। कंपनी ने पैसा बोरो किया जनरल पब्लिक से, तो पैसा कंपनी वापस तो करेगी। अब मैं इस डेट को बैलेंस शीट बना रहा हूँ, यहाँ रिडम्पशन है यानी कि जस्ट 2 महीने बाद रिडम्पशन है इसकी। तो इस डेट को जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये वाले जो डिबेंचर्स हैं इंस्टेड ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज़ किसके अंदर आ जाएंगे? करंट लायबिलिटीज़ में। और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे? करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसके ऊपर पक्का हमें एक एमसीक्यू, एक थ्योरी का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। किस फॉर्म में पूछा जाएगा हम करेंगे। ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया? डिबेंचर मेरी नॉन करंट लायबिलिटी है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने डिबेंचर इशू किए 1 अप्रैल 2020 को, और ये मैंने इशू किए जी 5 साल के लिए। रिडम्पशन यानी कि कब होनी है? 5 साल बाद। तो जब मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट यानी कि 31 मार्च 2021 की यहाँ पे ये वाली डेट को बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो इस डेट को तो मेरे नॉन करंट लायबिलिटीज़ ही रहेंगे। 5 साल बाद रिडम्पशन है, अभी भी 1 साल बीत गया तो 4 साल तो स्टिल है। बट अगर मैं इस डेट को बैलेंस शीट बना रहा हूँ यहाँ पे और रिडम्पशन यहाँ पे है, तो आप समझ रहे हैं फिर तो 2 महीने बाद ही रिडम्पशन है। मतलब अगर मेरी बैलेंस शीट के विदिन 12 महीने के अंदर रिडम्पशन है, 12 महीने हमने पढ़ा हुआ है ना बच्चे, विदिन 12 मंथ्स के अंदर मेरी रिडम्पशन है, तो ये जो मेरी डिबेंचर्स हैं क्या बन जाएंगे? करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। अगली रेशो, 2 रेशो हैं बच्चे, दोनों को समझ लेते हैं फिर हम काम करना शुरू करेंगे। अगली रेशो है बच्चे, इसमें हमारे पास क्विक रेशो। क्विक रेशो का एक और नाम होता है एसिड टेस्ट रेशो, एक और नाम होता है इसका क्विक रेशो, और एसिड टेस्ट रेशो है, यस लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो, वेरी गुड। अब ये मेरी लिक्विड रेशो या क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है बच्चे क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब ये क्विक एसेट्स क्या होता है? आपके पास एक ये नया वर्ड आ गया बच्चे, क्विक एसेट्स
देखो करंट लायबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। क्विक एसेट्स कैसे आएगा, अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दूं, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दूं, तो जो रिमेनिंग एसेट्स बचे वो मेरे कौन से हो गए, करंट एसेट्स हो गए। ठीक है, वो मेरे क्या हो गए, करंट एसेट्स। अब मेरी एक बात का आंसर करेंगे बच्चे, क्या सारे क्विक एसेट्स करंट एसेट्स होते हैं? क्या सारे क्विक एसेट्स करंट एसेट्स होते हैं? जल्दी बताएंगे। क्या सारे क्विक एसेट्स करंट एसेट्स होते हैं? यस, सारे होते हैं बच्चे। क्विक एसेट्स कहाँ से निकल रहे हैं, करंट में से ही तो निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अब मैं ये देखो, ये एग्जाम में सब कुछ पूछा जाएगा बच्चे। अब मैं इस क्वेश्चन को रिवर्स कर दूं, क्या सारे करंट एसेट्स क्विक एसेट्स होते हैं? क्या सारे करंट एसेट्स क्विक एसेट्स होते हैं? नहीं। ठीक है, फिर इसकी आइडियल रेशो की बात करते हैं। इसकी आइडियल रेशो है बच्चे मेरे पास 1:1। ये आपने दो क्वेश्चन जो मैंने बोले बच्चे अच्छे से समझने हैं।